ओके बेटा, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, आपने अटेम्प्ट किए थे रैन? थर्ड वाला किया था। थर्ड वाला किया था। चलो सेकंड वाला पहले देखते हैं कि इसको कैसे आंसर निकालना है। सो आपके पास एक इलेक्ट्रिक केटल है विच इज रेटेड एट 3 किलोवाट्स, जिसको आपने जाहिर सी बात है वॉट में कन्वर्ट कर लेना। इट कंटेन्स हाउ मच वाटर? 1 kg ऑफ वाटर। कह रहे हैं वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 4200। 4200 जूल्स। आपको एस्टिमेट करना है टाइम, टाइम निकालना है टेम्परेचर 30 से 100 तक जाने के लिए। सो अगेन सही। जो एनर्जी हीटर दे रहा है पानी को वो क्या है? पावर। अब वो एनर्जी आप कैसे लिखते हो? पावर इनटू टाइम। वो टाइम। और जो एनर्जी पानी एब्जॉर्ब कर रहा है वो होता है एम मल्टीप्लाइड बाय सी डेल्टा टी। डेल्टा टी। पावर मुझे पता है थ्री जी। थाउजेंड है। टाइम मुझे फाइंड आउट करना है। मास 1 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? टेम्परेचर डिफरेंस 70 डिग्री। 70। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो टाइम कितना आएगा आपके पास? टाइम आएगा। निकालो, कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर है ना? जी। आगे यस सर। कितना? 294,000। कोई गलती किया? पहले आप ये तीन मल्टीप्लाई करोगे नहीं। नंबर्स आपस में। हाँ, उनको इससे डिवाइड करके बताता हूँ, 1 मिनट। 3000 को वहां जाके डिवाइड करोगे। 1 मिनट सर। सर 98 मिनट्स। 98 मिनट्स। मिनट्स होंगे? नहीं बेटा, मिनट्स नहीं होंगे, आवर्स होंगे। सेकंड्स होंगे, सेकंड्स। जी। टाइम का यूनिट्स जो है वो इस इक्वेशन में सेकंड्स में होता है। अब अगला पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे? नहीं ज़रूरत, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कन्वर्ट करने की। सेकंड्स में आंसर ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थर्ड क्वेश्चन विच इज़ के आपके पास एक स्फेयर है मेटल का और वो 100 ग्राम का है। उसको आपने 100 डिग्री तक हीट किया और फिर उसको 200 ग्राम्स वाटर में डाल दिया। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 20 था। सो बेसिकली क्या सिचुएशन है? मेरे पास ये वाटर है, जी। आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और इसके अंदर मैंने एक मेटल स्फेयर डाल दिया है। मेटल स्फेयर कितने ग्राम्स का है? 100 ग्राम। 100 ग्राम्स। पानी कितना है मेरे पास? 200 ग्राम। 200 ग्राम्स। पानी का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस। और मेटल का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। ये था इनिशियली। फाइनली सही। मेटल के स्फेयर को क्या होगा? ठंडा होगा या गर्म होगा? गरम हो। मेटल का स्फेयर पानी में डालने के बाद ठंडा हो जाएगा या गर्म? गर्म तो वो पहले से आपने उसको पानी में डाला है, वो ठंडा ठंडा। और ठंडा होगा। तो फाइनली ये होगा कि आपका जो मेटल का स्फेयर है वो ठंडा हो जाएगा और पानी को क्या होगा? पानी गरम हो जाएगा। पानी गर्म हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि फाइनली मेटल स्फेयर का टेम्परेचर कितना हो रहा है?
100 water- डिग्री सेल्सियस। नहीं फाइनली कितना हो गया देखो, चेक करो क्या बताया मैंने। 80। ओ सॉरी 75। मिक्सचर चेक करो, मिक्सचर पूरे हाँ मिक्सचर का टेम्परेचर कितना आ रहा है एंड में। 25 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे। वो अभी हम इसको देखते हैं क्या करना है। तो मेटल भी 25 डिग्री सेल्सियस पे है और पानी भी 25 डिग्री सेल्सियस पे। जब भी एक ठंडी और गर्म चीज को आप आपस में एक दूसरे के साथ टच करते हैं तो इवेंचुअली दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। समझ रहे हो बात को? जी। तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब किसने की, पानी ने या मेटल ने? इसने मेटल ने। मेटल ने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की होती तो वो तो गर्म हो रहा होता। हाँ मेटल मेटल ज्यादा गर्म था तभी पानी ने एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो मेटल लॉस्ट एनर्जी, एनर्जी लॉस्ट बाय मेटल, गेन्ड बाय वाटर। और एनर्जी गेन्ड बाय वाटर। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, तो ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। अब दोनों के लिए एक्सप्रेशन वही है, एम सी डेल्टा टी। मेटल के लिए आप लिख लो M1, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1, उसका टेम्परेचर चेंज डेल्टा T1। एनर्जी गेन्ड बाय वाटर, मास 2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2, और टेम्परेचर चेंज यहाँ पे 2। अब हमारे पास मेटल का मास कितना है? मेटल का मास 100 ग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आती है, थोड़ा सा एक बड़ा की पॉइंट आता है यहाँ पे, इसको रियलाइज करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर यूनिट्स देखो क्या दिया है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हें दी हुई है, किस यूनिट्स में दी हुई है? जूल्स में। जूल्स, आगे जूल किलोग्राम। पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन वाटर का मास कौन से यूनिट्स में दिया हुआ है? 200 ग्राम। ग्राम में दिया हुआ है। यहाँ पे केजी जी। लिखा हुआ है या ग्राम लिखा हुआ है? ये दोनों साथ एक फॉर्मूला में नहीं आ सकते। तो आप पानी के मास को ग्राम से पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसके और इसके यूनिट्स कंसिस्टेंट हो जाएं। तो 200 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे पता है? 100 से 1000 से डिवाइड कर दी। एग्जैक्टली तो कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। जी। तो वाटर के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.2 इंटू 4200। और पानी का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है शायद? इनिशियली कितना था और फाइनली कितना है देखो जरा। पानी का हम्म पानी का हो गया 5% चेंज आ गया इसमें। ओ 5%। 5 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस। अब मेटल की बात करते हैं। मेटल का भी जो हम मास है वो सेम यूनिट्स में ही रखेंगे, मतलब उसको भी केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो वो 100 डिवाइडेड बाय 1000। 0.1। सी हमें निकालना है, हमें नहीं पता, हमें यही तो फिगर आउट करना है। और सही। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है मेटल का? 75 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, क्योंकि वो 100 से 25 तक आया। अब आप यहाँ पे सी कैसे फाइंड आउट करेंगे? 0.2 इंटू 4200 इंटू 5, और 0.1 और 75 दोनों यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे। अब मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए, तो इसको हम कैलकुलेटर में डाल के देख लेते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 560। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट क्या होते हैं? जूल्स पर केजी किलोग्राम पर डिग्री। पर डिग्री। So that is our final answer। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया था ये करने के लिए। अब इसको जल्दी से देख लेते हैं, इसका कैसे आंसर आएगा। पहले क्वेश्चन रीड कर लें आराम से, फिर उसके बाद आंसर निकालते हैं। हुज़ैफा बेटा, तुमने रिकॉर्डिंग देख ली थी? तुमने कल ही डाली है, तुम लास्ट क्लास में नहीं थे। हुज़ैफा, कैन यू हियर मी? अब तुम यार वैसे क्लासेस में इरेगुलर क्यों हो रहे हो? अब तो मैंने आपके ही बोलने की वजह से टाइम थोड़ा आगे किया है, बिकॉज आई नो कि आप स्कूल से आते होते, तो 4:30 से मैंने क्लास हाफ आवर आगे कर दी है। अभी भी टाइमिंग का कोई मसला है क्या? ना आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप रेगुलर रहोगे क्लासेस में। अब क्या इशू आ रहा है? सर वो नोटबुक लेने गए थे। नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं, मैं उससे पूछ रहा था बेटा। चलो फिर थोड़ा सा रेफर रेगुलर रहो क्लास में, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता यार इस तरह, एक क्लास में आप हो एक में नहीं हो। रेगुलर रहो प्रॉपर, ठीक है, ताकि साथ साथ वर्किंग करो, सॉल्व करो। एनीवेज,
So how would we go about solving this? We have an electric kettle जिसकी power rating दी हुई है 50 watts. Watts में दिया हुआ है, clearly power का word use नहीं होगा, but आपको पता है watts में अगर value दी हुई है तो that is the power rating of the kettle. उसको यूज कर रहे हैं आप मेटल ब्लॉक को हीट करने के लिए जिसका मास है 0.6 kg. 90 सेकेंड्स का टाइम पास हो रहा है तो उसका टेम्परेचर 20 से 45 तक रेज हो रहा है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है आपने मेटल की और आपने कोई अजम्पशन भी बतानी है अगर आपने कोई अजम्पशन यूज किया है इस कैलकुलेशन में. सो अगेन वही बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है. क्या जो केटल प्रोवाइड कर रही एनर्जी वो क्या है? पावर इनटू टाइम. जो कि एनर्जी गेन कर रहा है मेटल वो क्या है? एम सी डेल्टा टी. पावर यहाँ पे आ गई 50, टाइम आ गया 90 सेकेंड्स में. मास कितना है? 0.60. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करनी है. टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया है? 20 से 45 तक. 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आया है. अब हम फाइंड आउट करेंगे सी की वैल्यू. तो हमारे पास 50 और 90 तो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं ही. 0.6 और 25 भी वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे, राइट? बताओ फिर. हमारे पास आंसर आ रहा है 300. अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो इसके यूनिट से ही लिखने हैं, जूल्स. उसके बाद देखो आपने मास कौन से ग्राम आपको यूनिट्स में दिया हुआ है? केजी में. तो यहाँ पे पर केजी आएगा और पर डिग्री सेल्सियस. अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है, हमने ये अज्यूम किया कि यार कोई भी, ये अजम्पशन हम हर क्वेश्चन में ही कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे बोला हुआ कि आप अजम्पशन को लिखें भी. तो अजम्पशन क्या है कि जितनी भी हीट प्रोवाइड करी केटल वो सारी मेटल एब्जॉर्ब कर रहे हैं. हालांकि रियलिटी में क्या होता है? some of the heat is also wasted and absorbed by the surroundings. So yes, all the heat from the kettle is absorbed by the metal block. रियलिटी में ऐसा होगा नहीं, बट दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग राइट नाउ. ओके, वन मोर क्वेश्चन डन. अब ये जो है हम क्लास के एंड पे आपका जो है वो इसका क्विज टाइप ले लेंगे अगर आज टाइम बचा, बट अब कुछ रिपीट ही हो रहे हैं हमारे सारे क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन 1 को थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं. 2 और 3 जो है वो हम बाद में देख लेंगे. सो टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्वेश्चन 1 में हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स को डिस्कस कर रहे हैं. जो टेम्परेचर ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट? नहीं, नो, फॉल्स. तो फिर क्या बताता है टेम्परेचर? कितना हॉट और कितना कोल्ड है. तो यही तो बता रहे हैं यहाँ पे. वो स्टेटमेंट कोल्ड का मतलब ना भी मेंशन हो तो कितना फर्क नहीं पड़ता, इट्स फाइन. तो ये स्टेटमेंट ट्रू ही काउंट होगा. ठीक है, तो आपका ये जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है. व्हेन द ऑब्जेक्ट द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट राइजेस सो डज इट्स इंटरनल एनर्जी. ये भी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं? क्योंकि टेम्परेचर राइज होता है तो पार्टिकल्स की कौन सी वाली एनर्जी गेन होती है? काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, पोटेंशियल नहीं गेन होती. लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल मिला के इंटरनल एनर्जी कहलाते हैं. तो ऑब्वियसली अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी. दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. पार्ट सी में लिखा हुआ है एनर्जी फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट अ लोअर टेम्परेचर टू ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? एक ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ एनर्जी फ्लो करती है हीट, या फिर गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है एनर्जी? गर्म से ठंडे. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई ना. यस. जैसे हमने जो क्वेश्चन किया था मेटल ब्लॉक वाला, ये मेटल स्फीयर वाला, इसमें गर्म मेटल को हमने पानी के अंदर रखा था तो मेटल एनर्जी पानी को दे रहा था. पानी में एनर्जी जा रही थी और आ कहां से रही थी? मेटल से आ रही थी, बिकॉज मेटल वाज द वन एट हायर टेम्परेचर. The particles of an object move faster when its temperature rises. ये भी ट्रू है क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं. सो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपका फॉल्स था जो कि सी था, बाकी सब सही स्टेटमेंट्स हैं. 2 और 3 वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के सिमिलर क्वेश्चन है. तो हमने काफी प्रैक्टिस कर ली. सो विल गो फॉरवर्ड एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड चेंजेस ऑफ स्टेट. तो चेंजेस ऑफ स्टेट क्या है बेटा? देखो आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस. जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? मेल्टिंग. लेकिन अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो तो उसको सॉलिडिफिकेशन या फिर हम क्या कह सकते हैं?
फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। अब बात सारी ये समझनी है आपने कि सॉलिड जब मेल्ट होता है तो सॉलिड को मेल्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सॉलिड एब्जॉर्ब कर रहा है लिक्विड में चेंज होने के लिए, उस एनर्जी का नाम क्या है? LF। इसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका पूरा नाम क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी मैं आगे लिख के इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। बट रिमेंबर, मेल्टिंग के दौरान जो एनर्जी यूज हो रही है उस एनर्जी का नाम क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लिक्विड, अगर वही सेम सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हुआ था, उसी लिक्विड को वापस अगर सॉलिड में चेंज होना है तो उतनी ही एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। मतलब कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है, जबकि लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जितनी एब्जॉर्ब हुई थी पहले। और जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड मेल्ट होता है उसी टेम्परेचर पे वो लिक्विड वापस फ्रीज होता है। गॉट इट? जैसे पानी है, आइस है, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस टू टर्न इनटू वाटर, बट इफ यू आर कूलिंग इट देन द वाटर आल्सो बिगिंस फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? इट इज द टेम्परेचर, melting point is the temperature at which a solid turns into a liquid or a liquid turns into a solid. आगे इसके अंदर एक बात छोटी सी ऐड कर देते हैं, at standard atmospheric pressure। ठीक है, इस बात को भी हम ऐड कर देते हैं आगे। चलो इस बात को रहने देते हैं, I think it's fine, ये डेफिनेशन काफी हद तक कंप्लीट है। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग या फ्रीजिंग दोनों जो है वो सेम मेल्टिंग पॉइंट पे ही होती है एनीवेज। और आपको वाटर का स्पेसिफिकली, प्योर वाटर का मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो याद रखना है, बाकी सबका याद रखने की जरूरत नहीं है। लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बॉइलिंग। और जब गैस लिक्विड में चेंज होती है तो इसको, ये बॉइलिंग का ऑपोजिट है, इसे कहते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। कंडेंसेशन हाँ, लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो बॉइलिंग के अंदर जो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, बॉइलिंग को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे LV कहते हैं, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है अगर वही गैस वापस उसी लिक्विड में चेंज हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट, ये जो दोनों चीजें हो रही है इस एक ही टेम्परेचर पे होती हैं, जिसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस और गैस टर्न्स इनटू अ लिक्विड। सिंपल। पानी का आपको बॉइलिंग पॉइंट याद होना चाहिए, विच इज 100। अब एक जरा हीटिंग कर्व को ऑब्जर्व करते हैं और इसमें हम कुछ बातें जो है वो थोड़ी सी समझना चाहेंगे। हमने पहले भी देखा है, पिछले चैप्टर कल भी हम थोड़ा सा इसको देख रहे थे, जल्दी जल्दी रिव्यू करते हैं। सो सपोज करो आपके पास आइस है -15 डिग्री सेल्सियस पे, आपने फ्रीजर से निकाली और आपने उसको एक पैन पे रख के हीट करना शुरू किया। ठीक है, अब पैन पे रख के आप आइस को हीट करना शुरू कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी, उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा। -15, -10, -5, -2, -1, 0 डिग्री सेल्सियस पे आके आइस को क्या होना शुरू हो जाएगा? यहाँ पे पॉइंट ए से बी तो आइस टेम्परेचर गेन कर रही थी। अब ए से बी तक पहले समझ लेते हैं कि आइस के साथ हो क्या रहा था। आइस सॉलिड फॉर्म में है, आपने जब आइस को निकाला दैट इज अ सब्सटेंस इन अ सॉलिड फॉर्म, और सॉलिड हीट अप हो रहा है, सॉलिड का टेम्परेचर राइज कर रहा है। जब टेम्परेचर राइज कर रहा है तो आइस कौन सी वाली एनर्जी गेन कर रही है? काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है, बट पोटेंशियल एनर्जी गेन एज सच नहीं कर रही। जब बी से सी वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पे आइस जब 0 में पहुंच गई, अब B से C तक what you have is not just ice or not just water, but what you have is a mixture of ice and water। क्या है आपके पास? आइस और वाटर का मिक्सचर है। मतलब इस दौरान आइस जो है वो हमारी कौन से प्रोसेस से गुजर रही है? हमारी आइस मेल्टिंग प्रोसेस से गुजर रही है, राइट? तो हमारे जो कंटेनर है उसमें आइस और वाटर का मिक्सचर होगा, लेकिन जब तक ये पूरा मिक्सचर पानी में तब्दील नहीं हो जाएगा, the temperature will not start to rise, temperature remains constant। देख रहे हो टाइम आगे चल रहा है, एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन the temperature does not increase, temperature remains at 0, so no temperature change during the melting process। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब जब सारा आइस मेल्ट हो गया और लिक्विड में चेंज हो गया, नाउ इफ यू कीप हीटिंग द टेम्परेचर स्टार्ट्स टू राइज अगेन। so water is absorbing energy and its temperature is rising, which means its kinetic energy is increasing again। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, पॉइंट डी पे जाके 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेज हो गया। अब 100 डिग्री पे पानी के साथ क्या होता है? ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स टू बॉईल। सो व्हाट यू हैव नाउ इज वाटर एंड स्टीम इन द कंटेनर, वाटर और स्टीम।
अब जब तक वो सारा वाटर स्टीम में चेंज नहीं हो जाएगा, the temperature will not rise above 100. It will stay at 100 when all of it has turned into steam. And if you keep heating and steam is still inside the container, container is closed, then the temperature will start to go above 100 only. Got it? तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म है, यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म है, यहाँ पे लिक्विड और गैस का मिक्सचर है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैस है. ठीक है बेटा, याद ये रखना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग के प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इवन दो हीट प्रोवाइड की जा रही है. कूलिंग कर्व देखते हैं. कूलिंग कर्व में यस, पोटेंशियल एनर्जी कब यूज होती है? पोटेंशियल एनर्जी कब एब्जॉर्ब होती है, पोटेंशियल एनर्जी कब राइज करती है? इस प्रोसेस और इस प्रोसेस के दौरान, जिसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. वो इस बात की एक्सप्लेनेशन अभी आपसे आगे सवाल पूछा जाएगा कि डी और डी से ई या बी से ई, बी से सी या डी से ई वाले सेक्शन में टेम्परेचर क्यों नहीं राइज कर रहा था, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. कूलिंग कर्व में भी यही है. अब आपके पास एक गैस थी और वो 120 डिग्री सेल्सियस पे थी और आपने उस गैस को कूल करना शुरू किया, गैस कूल हो रही है. यहाँ पे आगे गैस के साथ क्या हो रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस पे गैस और लिक्विड का मिक्सचर है, गैस इज टर्निंग इनटू अ लिक्विड. सो व्हाट इज दिस प्रोसेस गोइंग ऑन? कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है. क्या हो रहा है? कंडेंसेशन. तो इस दौरान टेम्परेचर नहीं ड्रॉप कर रहा. जब वो सारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा और आप फर्दर कूल करते रहोगे तो अब लिक्विड जो है वो उसका टेम्परेचर गिरना शुरू होगा. लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस पे उस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पे फ्रीजिंग होना शुरू हो जाएगी. अब एनर्जी तो रिलीज हो रही है, हीट रिलीज तो हो रही है ऑब्जेक्ट में से, लेकिन वो अभी टेम्परेचर उसका ड्रॉप नहीं हो रहा. तो वो क्यों? क्योंकि अभी इस दौरान फ्रीजिंग का प्रोसेस चल रहा है, सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है. तो टेम्परेचर इस दौरान कांस्टेंट हो गया. उसके बाद क्या हुआ कि फर्दर टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया जब वो सारा सॉलिड में चेंज हो जाएगा एट पॉइंट ई. सो कूलिंग और हीटिंग कर्व में दोनों में आपको नजर आ रहा है कि स्टेट चेंजेस के दौरान, फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इवन दो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही होती है. सो हमने ये बात नोट कर ली, हमने एक नोट बना लिया. ड्यूरिंग चेंजेस ऑफ स्टेट टेम्परेचर डज नॉट चेंज. टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इवन दो सब्सटेंस में से सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था ड्यूरिंग हीटिंग और एनर्जी रिलीज कर रहा था ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस. सो अब इसका रीजन हमें बताना है कि क्यों ऐसा हुआ. अब याद रखो, ड्यूरिंग मेल्टिंग बॉइलिंग एनर्जी एब्जॉर्ब तो हो रही है, लेकिन वो एनर्जी किस काम में यूज हो रही है? इट इज यूज्ड टू ब्रेक the forces of attraction between the particles that are holding them together. So जब वो एनर्जी आप फोर्सेस जब ब्रेक होती हैं तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज होती है और उसकी वजह से पार्टिकल्स की कौन सी एनर्जी इंक्रीज होती है? पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन इस दौरान काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती. So that is why temperature does not change, because temperature is related to average kinetic energy, not potential energy. So ये बात याद रखनी है. और ये रीजनिंग जो है बहुत दफा रिपीट होती है, बहुत दफा क्वेश्चन रिपीट होता है. या फिर ये भी क्वेश्चन इस तरह भी आता है, व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग और व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग. वेल, इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू नीड दैट एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेस एंड इंक्रीज द स्पेसिंग एंड इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स सो दैट दे कैन चेंज इनटू अनदर स्टेट. ठीक है, अब आ जाती है आगे बात, एक और फर्दर पॉइंट के ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी बॉइलिंग और मेल्टिंग के लिए, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट. क्या कहते हैं? लेटेंट हीट. लेकिन लेटेंट हीट जो बॉइलिंग में रिक्वायर्ड है उसके लिए V लगाया हुआ साथ, दैट स्टैंड्स फॉर वेपराइजेशन. और मेल्टिंग के लिए जो L के साथ F लगाया हुआ, दैट स्टैंड्स फॉर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब एक और सवाल था कि हमने देखा कि यहाँ पे ये जो फ्लैट लाइन है ये रिलेटिवली छोटी है, ये वाली फ्लैट लाइन ज्यादा लंबी है. मतलब सेम पानी जिसको आप एनर्जी सेम रेट पे दे रहे थे, यू आर गिविंग द सेम एनर्जी, बट मेल्टिंग शॉर्ट टाइम में हो गई, बॉइलिंग में ज्यादा टाइम लगा, ज्यादा एनर्जी लगी. तो ये बात भी नोटिस की हमने कि बॉइलिंग में एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन मेल्टिंग. व्हाई इज दैट द केस? अब इस बात को रियलाइज करने के लिए आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का जरा स्ट्रक्चर देखो एक मिनट, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं. इसको जरा एक दफा जस्ट फॉर अ रिफ्रेशर. काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर में जाके इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड. तो स्ट्रक्चर हमने कहाँ देखा था? जल्दी से आओ इसको रिव्यू करें. अगर आप गैप देखो पार्टिकल्स का सॉलिड्स में और लिक्विड्स में और गैसेस में, देखो सॉलिड से लिक्विड में जाते हुए यस गैप बढ़ रहा है, लेकिन गैप में इतना कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा. लेकिन जब आप लिक्विड से गैस में जाते हो तो यू कैन क्लियरली सी कि गैप में जो इंक्रीज है, द चेंज इन द स्ट्रक्चर इज अ लॉट मोर देन
फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इसमें जो चेंज है वो इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है, इसमें जो चेंज है वो बहुत ड्रास्टिक चेंज है. सो दिस प्रोसेस रिक्वायर्स लेस एनर्जी इन जनरल, बट दिस प्रोसेस रिक्वायर्स मोर एनर्जी, बिकॉज आपको फोर्सेस ज्यादा ब्रेक डाउन करनी होती हैं और क्या कहते हैं स्पेसिंग ज्यादा बढ़ानी होती है. ऑल्सो व्हेन गैस is being when liquid is being boiled and it's turning into a gas will expand, and gas will have to expand and it will have to push against the atmospheric pressure that is coming from all sides. So extra work भी करना पड़ेगा गैस को. So इसलिए ये दो reasons हैं जिसकी वजह से boiling में energy required ज़्यादा है compared to melting. So more spacing is increased during boiling than melting. पहली बात तो ये, and the particles of the gas have to push against the atmospheric pressure. So ये दो reasons हैं इसकी वजह से boiling में जो energy required है, मतलब जो latent heat of vaporization है, that is more than latent heat of fusion. अब हम बात करेंगे latent heat of fusion की definition के बारे में. Latent heat की general definition क्या है? Energy absorbed or released during change of state without a change of temperature. तो चाहे melting हो, boiling हो, condensation हो, या फिर आपकी कंडेंसेशन हो या बॉइलिंग हो या फ्रीजिंग हो या मेल्टिंग हो, चारों में से कोई भी स्टेट चेंज है, उसके अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है उसको आप लेटेंट हीट कहते हो इन जनरल, और उसका यूनिट है जूल्स. ठीक है, बिकॉज सिर्फ एनर्जी है. लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली मेल्टिंग की बात करो या फ्रीजिंग की बात करो, तो मेल्टिंग के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और फ्रीजिंग के दौरान एनर्जी ऑब्वियसली रिलीज होती है बिकॉज दैट इज अ कूलिंग प्रोसेस, द ऑब्जेक्ट लूजेस एनर्जी. तो उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वही बात है कि अगर मेल्टिंग है तो एब्जॉर्ब लिख दो, अगर फ्रीजिंग है तो रिलीज लिख दो. लेकिन बात वही है कि एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, अगेन विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर हमेशा मेंशन करना है, बिकॉज मेल्टिंग बॉइलिंग वगैरह के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. वेपराइजेशन की बात कर लें, अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, सेम वही लेटेंट हीट की डेफिनेशन है, बट स्पेसिफिकली यू आर मेंशनिंग बॉइलिंग और कंडेंसेशन. सो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग और कंडेंसेशन, अगेन विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर. सो थ्री डेफिनेशंस आर ऑलमोस्ट ऑल द सेम. ये जर्नल डेफिनेशन है, ये सिर्फ बॉइलिंग स्लैश मेल्टिंग पे अप्लाई हो रही है, और ये सॉरी ये मेल्टिंग स्लैश सॉलिडिफिकेशन पे अप्लाई हो रही है, और वेपराइजेशन जो है वो बॉइलिंग स्लैश कंडेंसेशन पे अप्लाई हो रही है. ओके, सो रिमेंबर दीज डेफिनेशंस. इसकी कैलकुलेशंस होती थी पहले इस चैप्टर के अंदर, अब उस कैलकुलेशन को रिमूव कर दिया गया. सो यू ओनली सपोज टू नो दैट ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये क्या चीज होती है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग या बॉइलिंग प्रोसेस होती है, एंड दैट्स इट. ठीक है, अब हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट, नहीं सेकंड लास्ट पार्ट शुरू हो गया, विच इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन भी वही प्रोसेस है जैसे बॉइलिंग है. इसमें क्या होता है, ये सरफेस से होती है, सर्टेन सरफेस. हाँ अभी हम उसी पे आ रहे हैं, बिल्कुल. सो ये भी वही प्रोसेस है जैसे बॉइलिंग था. क्या, लिक्विड एक गैस में चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो बॉइलिंग में भी होता है. लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग के अंदर जो है वो आपका सारे पार्टिकल्स जो है वो इवेंचुअली दे विल escape into the atmosphere. On the other hand, in evaporation, only the particles from the top surface, only the particles near the surface are going to be escaped, जो कि जिनके पास ज्यादा एनर्जी है. ठीक है, अब वो क्यों escape कर सकते हैं, because they have more energy, so they can break away from the attractive forces and push against the atmosphere to become part of the vapor. Alright, तो boiling और evaporation में हो सेम चीज रही है, लेकिन अब इनके अंदर कुछ क्लियर डिफरेंसेस हैं. इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे हो रही है, राइट, इसलिए आपको इवेपोरेशन में कोई बबल्स नजर नहीं आती. लेकिन बॉइलिंग जो होती है वो थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द लिक्विड होती है. दैट इज वाई जब कोई चीज बॉइल हो रही होती है तो आपके अंदर आपको बबल्स नजर आ रही होती है. अगर बेटा अब मेरी बात समझो, अच्छा सुनो, एक सवाल सुनो. अगर ये वाटर है तो इन बबल्स के अंदर क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? मॉलिक्यूल्स होंगे ये वो उसके गैस के. गैस के, लेकिन कौन सी गैस? अगर पानी बॉयल हो रहा है तो ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिक्स. सो बेसिकली H2O ही है, पानी ही है. पानी को हम स्टीम की फॉर्म में गैस की फॉर्म में स्टीम बोलते हैं. तो ये स्टीम के ही बबल्स हैं, राइट. एयर तो नहीं है ना इसमें, एयर नहीं, राइट. सो व्हेन वाटर इज बॉइलिंग और व्हाटएवर द लिक्विड इज बॉइलिंग, तो उसके अंदर जो बबल्स बन रहे होते हैं उसके अंदर उसी लिक्विड की गैस फॉर्म में, वो जो लिक्विड उसी सब्सटेंस की गैस फॉर्म में जो है वो वेपर मौजूद होता है. अगर मैं कहूँ ये नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन अगर बॉईल हो रहा है तो ये बबल्स के अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, सही है। अगर ये अल्कोहल है लेट सपोज और ये वेपराइज हो रहा है और ये वेपोरेशन हो रही है, तो बबल्स के अंदर क्या है, अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ गैस है, उसका वेपर है। ऑलराइट, सो बबल्स से पता चल रहा है कि बॉइलिंग थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द लिक्विड होती है, जबकि इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होती है। ऑलराइट, उसके बाद ये भी है कि इवेपोरेशन ऑब्वियसली विल टेक अ लॉन्गर टाइम, बट बॉइलिंग जो है वो बहुत फास्ट प्रोसेस है क्योंकि ये हीट की जा रही है। एग्जैक्टली अच्छा, अब बॉइलिंग जो है ओनली occurs एट द बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड बॉइल कब होता है, सिर्फ अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है लेट सपोज अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -100 समथिंग जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो वहां पे बॉइल होना शुरू हो जाएगी। बट द पॉइंट इज कि हर लिक्विड अपने स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट पे उसी टेम्परेचर पे बॉइल होता है, जबकि इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। पानी आपके ग्लास में रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर में भी पानी इवेपोरेट हो रहा है स्लोली। कपड़े आपने गीले जो है वो बाहर धूप में लटकाए हुए हैं, उसके अंदर से भी इवेपोरेशन हो रही है, द वाटर इज टर्निंग इनटू वेपर, यू आर नॉट बॉइलिंग, यू आर नॉट हीटिंग इट टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो इवेपोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर, जबकि बॉइलिंग ओनली occurs एट द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, हमने ये बात ऑलरेडी देख ली, देखा कि जब आप बॉईल करते हैं किसी लिक्विड को तो ड्यूरिंग दैट बॉइलिंग प्रोसेस द टेम्परेचर स्टॉप्स इंक्रीजिंग until all the boiling has occurred। लेकिन evaporation के दौरान टेम्परेचर एक्चुअली ड्रॉप होता है, टेम्परेचर जो है वो लिक्विड का गिरता है, वो कूल डाउन हो रहा होता है evaporation के अंदर। अब इसकी रीजन भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी अगला क्वेश्चन यही है कि why evaporation causes cooling of the liquid। लास्टली evaporation बॉइलिंग आप कैसे करवाते हैं, जब एक्सटर्नल सोर्स से आप हीट प्रोवाइड करते हो या एक्सटर्नल सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है लिक्विड, एक्सटर्नल हीट जो है वो यूज हो रही होती है। जबकि इवेपोरेशन जो है वो लिक्विड के पार्टिकल्स अपनी ही एनर्जी यूज करके एस्केप कर रहे होते हैं। ओके, सो इवेपोरेशन हैपेंस व्हेन द लिक्विड पार्टिकल्स यूज देयर इंटरनल एनर्जी themselves, whereas boiling happens when external energy is provided to the particles। या तो आप खुद हीट कर रहे हो किसी फ्लेम वगैरह से या किसी हीटर से, या फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर ही लिक्विड से इतना हाई है कि वो सराउंडिंग का टेम्परेचर सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब कर रहा है लिक्विड और वो बॉयल हो। जी, इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों मिक्स है ना? दोनों आती है, दोनों का सम है, बिल्कुल सही। अब हम बात कर लेते हैं कि इवेपोरेशन जो होती है वो कभी ज्यादा और कभी कम हो सकती है। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेदर इवेपोरेशन इज गोइंग टू हैपन फास्ट और स्लो, डिपेंड्स ऑन अ सर्टेन फैक्टर्स। अब अगर आप पहला फैक्टर देखें तो वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है कि लिक्विड का जो टॉप पार्ट है वो कितना ज्यादा है। अब ये ए और बी मेरे पास दो कंटेनर्स हैं, इसमें सेम लिक्विड है, मतलब दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, दोनों का सेम वॉल्यूम है, हर चीज इनके अंदर जो है वो हमने फेयर रखी है, फेयर कंपैरिजन किया है, लेकिन सरफेस एरिया बी का ज्यादा रखा है, तो बी जो है वो ज्यादा फास्ट इवेपोरेट होगा। तो अगर आप इसको कुछ घंटों के लिए रख दें तो ए का जो वॉल्यूम है उसमें चेंज कम आएगा, जबकि बी के अंदर जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा। सरफेस एरिया बड़ा हुआ है। बिल्कुल, अब सरफेस पे ही पार्टिकल्स ने एस्केप करना होता है, तो जिसका सरफेस ज्यादा होगा उसमें से ज्यादा पार्टिकल्स एस्केप कर सकते हैं। सेकेंड फैक्टर इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इटसेल्फ। अब लिक्विड ए और लिक्विड बी सेम लिक्विड्स हैं, सेम सरफेस एरिया है, देखो एग्जैक्ट आइडेंटिकल उनको कंडीशंस दी हुई हैं, सेम वॉल्यूम है, बट बी को 40 डिग्री टेम्परेचर पर मेंटेन रखा हुआ है और ए को 25 डिग्री के टेम्परेचर में मेंटेन रखा हुआ है। बी के पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी नेचुरली, सो दे हैव मोर चांसेस ऑफ एस्केपिंग, देयरफॉर बी विल इवेपोरेट फास्टर। सो सरफेस एरिया ज्यादा होगा लिक्विड का तब भी वो ज्यादा इवेपोरेट करेगा, और अगर वो हायर टेम्परेचर पे तब भी वो ज्यादा एस्केप करेगा। उसके बाद आ जाती है कि ऊपर विंड स्पीड कैसी है, लिक्विड के ऊपर जो सरफेस एरिया है वहां पे विंड ब्लो कर रही है या विंड कम ब्लो कर रही है या ज्यादा ब्लो कर रही है। सो आप अगर कपड़े लेट सपोज सुखाने के लिए लटकाते हो, तो अगर विंडी होगा मौसम तो ज्यादा इजीली कपड़े सूख जाएंगे, या फिर अगर विंडी नहीं होगा और हवा रुकी हुई होगी तब ज्यादा कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। विंडी होगा तब। जब ज्यादा विंडी होगा ऑब्वियसली, और इसीलिए कभी कभार हम अगर कमरे के अंदर कपड़े जो है वो सुखाने के लिए रख रहे हैं तो पंखा ऑन करते हैं, राइट। हाँ। So the more wind speed, everything about these two liquids is same liquids है, same temperature पे, same volume है, same surface area है, लेकिन एक जगह पे आप एक को आपने जो है उसके ऊपर ऐसे पंखे की हवा गुजर रही है और एक के अंदर से लेट सपोज नहीं गुजर रही, सो वो वाला ज्यादा जल्दी इवेपोरेट करेगा जिसमें विंड स्पीड ज्यादा है।
ह्यूमिडिटी का फैक्टर। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर दैट इज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जब ह्यूमिडिटी होती है तो हम कहते हैं हब्स ज्यादा है, जैसे कराची के मौसम हाँ जो है ऐसा है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू लाइक अदर एरियाज, तो बिकॉज वी लिव नियर द सी। सो सेम लिक्विड है, सेम टेम्परेचर है, सेम वॉल्यूम है, सेम सरफेस एरिया है, बट एक लिक्विड ऐसा है जिसको आपने ह्यूमिड कंडीशंस में रखा हुआ है और एक लिक्विड ऐसा है जिसको आपने ड्राई कंडीशंस में रखा हुआ है। सो विच वन विल इवेपोरेट फास्टर? द वन विद ड्राई एयर अबव इट। what is another factor? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इटसेल्फ। अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, मेरे पास दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं इस बार, आई हैव वाटर एंड आई हैव पेट्रोल। अब दोनों को मैंने सेम रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का सरफेस एरिया सेम है, सेम कंटेनर्स में रखा हुआ है, बट और दोनों का अपना टेम्परेचर भी सेम है। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 100 डिग्री 100 सेल्सियस, जबकि पेट्रोल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट उससे लो होता है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 से कम होता है, 80 या 70 या 60 डिग्री के आसपास होगा। अब आपने नोटिस किया होगा कि पेट्रोल अगर आपके हाथ के ऊपर या कहीं भी लग जाए तो कितना जल्दी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। इवन अगर बॉइलिंग गाड़ी का या बाइक का जो वो है पेट्रोल का टैंक, उसकी लिड लगाना भूल जाओ तो 2 दिन बाद वो सूख जाएगी, उसमें सारा पेट्रोल उड़ चुका होगा, सारा कहाँ चला गया? इवेपोरेट हो जाएगा। So if two liquids have everything same about them, but the one liquid that has a lower boiling point will evaporate faster. सही है? अच्छा जी, अब आखिरी बात, इवेपोरेशन के बारे में हमने कहा था कि इवेपोरेशन के दौरान लिक्विड का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, लिक्विड थोड़ा सा कूल डाउन होता है। या आप एक्सपीरियंस भी करते हो, इफ यू कम आउट ऑफ द स्विमिंग पूल और इफ योर स्किन इज वेट, तो आपको थोड़ी सी ठंड फील होती है, बिकॉज द लिक्विड टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग। व्हाई इज दैट हैपनिंग? ओके, तो इस बात को समझो कि जो आपका इवेपोरेशन है उसके अंदर जो लिक्विड था उसके सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स थे, सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स थे वो स्केप कर जाते हैं। अब बिल्कुल इसकी तो एवरेज जो ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा हमारे लिक्विड की, वो ड्रॉप हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि आपकी क्लास में लेट सपोज 10 बच्चे हैं और उनके कुछ इस तरह के मार्क्स हैं 75, 76, 68, 65, 99, 80, 85, ये आपके बच्चे हैं क्लास में। अगर इस क्लास में से मैं 99 मार्क्स वाले बच्चे को बाहर निकाल दूं तो क्लास के एवरेज मार्क्स जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। So that's what is happening over here as well. The average kinetic energy of the overall liquid is now decreased because the most energetic molecules escaped. So क्योंकि average kinetic energy decrease हो गई तो temperature भी decrease हो जाएगा। So ये हो गया हमारा टॉपिक। अब आखिरी चीज हमारी रह गई है इस चैप्टर के अंदर, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है? थर्मल का मतलब हीट और एक्सपेंशन का मतलब साइज में बड़ा होना। सो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, तीनों चीजों को जब आप हीट करते हैं तो उनके अंदर एक्सपेंशन होती है, उनका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता है। अब ये एक सॉलिड की पिक्चर है। सॉलिड जब कोल्ड है तो क्या होगा? उसके लिक्विड्स वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन दे विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, सो दे आर वाइब्रेटिंग लेस। बट व्हेन यू हीट अप अ सॉलिड और अ लिक्विड और अ गैस, तीनों चीजों पर अप्लाई होती है बात। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन या उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। So naturally, they will require more space. They will require more space, and therefore they will move slightly further apart, which basically increases the size or increases the volume of the substance. Whether it's a solid or a liquid or a gas, ये तीनों पे apply होती है चीज। काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर के अंदर हमने गैस के ऊपर ये चीज अप्लाई लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में भी देखा था कि गैस को अगर आप हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, प्रोवाइडेड दैट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। सो मटेरियल एक्सपैंड क्यों कर रहा है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करेंगे या मूव करेंगे, एंड दैट रिक्वायर्स मोर स्पेस। अब ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मटेरियल की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो इस बारे में सोचो कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब ऑब्जेक्ट का मास चेंज हुआ है क्या जब आपने उसको हीट? नहीं, मास नहीं चेंज हुआ। मास नहीं चेंज हुआ, मास सेम रहा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफ मास इज कांस्टेंट। सो इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस बट मास रिमेन्स सेम, सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और द गैस और द सॉलिड विल डिक्रीज। और आगे हम एक चीज पढ़ेंगे, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक में एक सब टॉपिक आएगा,
जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होता है या लिक्विड या गैस सर्कुलेट करती है, उसके अंदर यही बात आएगी कि गैस या लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, and therefore the hot air or the hot liquid rises where the cold one falls down, and that basically makes the circulatory movement in the air or the liquid, जिसको हम आगे देख पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे यही वाला कॉन्सेप्ट आएगा दोबारा से। एनीवेज मूविंग ऑन, थर्मल एक्सपेंशन की कुछ प्रैक्टिकल मसले मसाइल जिनसे हमें डील करना पड़ता है। दो कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। एक कॉमन एग्जांपल ये है कि ये एक ब्रिज है मेरे पास, यही सेम एग्जांपल बाय द वे रेलवे ट्रैक्स पे भी अप्लाई होती है, ब्रिज वाली। अगर मैं सर्दियों में ब्रिज बनाता हूँ और फिर गर्मियां आती हैं, तो गर्मियों में ब्रिज जो है वो स्टील और कंक्रीट से बना हुआ है, तो ब्रिज इज गोना एक्सपैंड, दिस slab, this girder, this piece of concrete and steel is going to expand. अगर ये एक्सपैंड करना चाह रहे हो और इसको जगह नहीं मिल रही, तो इसके अंदर क्रैक्स आ सकते हैं और ये बेंड हो सकता है, which will obviously compromise the structure and the bridge can become dangerous. तो गिर सकता है ब्रिज। तो इसलिए हमें क्या करना है कि एक्सपेंशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा गैप छोड़ना पड़ेगा। और इस साइड पे तो फिक्स सपोर्ट है, लेकिन इस साइड पे हम रोलर सपोर्ट्स देते हैं, which means that it can actually slightly expand in this direction because it has some space over there. So during the summers when the temperature is much higher, right, तो वो जो गैप है वो इसीलिए छोड़ा जा रहा है ताकि ब्रिज एक्सपैंड कर सके। अगर ये गैप नहीं छोड़ेंगे तो फिर ब्रिज खराब हो सकता है। यही काम रेलवे ट्रैक्स के साथ भी किया जाता है, सेम टू सेम। अच्छा, अब इसका ऑपोजिट एग्जांपल देखो। आपने गर्मियों के अंदर ये वायर्स इंस्टॉल की, ठीक है। सो गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर इज हायर, सो वायर्स आर नेचुरली एक्सपेंडेड, दे आर ऑलरेडी इन एन एक्सपेंडेड सिचुएशन। लेकिन जब आप क्या नाम है, होगा ये कि अगर आप जब सर्दियां आएंगी तो वायर क्या करेंगे, वायर्स की जो लेंथ है वो कम होगी, वायर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिस द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन, राइट, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। अब अगर वायर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वायर्स की लेंथ कम हो जाएगी, विच मीन्स कि वो थोड़ी सी इस तरह टाइट हो जाएंगी। मतलब जब ये टाइट होंगी तो इनके अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, फोर्स की टेंशन फोर्स आ जाएगी, क्योंकि इस पोल को और इस पोल को इस तरफ पुल कर रही होगी। तो अगर ये मैं वायर्स के अंदर स्लैक, ये जो लूजिंग छोड़ी हुई है, अगर मैं नहीं स्लो छोड़ूंगा, इसे हम कहते हैं स्लैक, थोड़ा सा हम वायर स्लैक, टूट जाएगी, तो वायर्स स्नैप हो सकती हैं, या फिर ये पोल जो है इस पे बहुत ज्यादा इस पे फोर्स लगेगी तो पोल टॉपल ओवर भी हो सकता है। सो वी नीड टू टेक केयर व्हेन बिल्डिंग थिंग्स, and we have to take into account the expansion and the contraction that can take place during hot and cold days. Okay, अब obviously thermal expansion के कुछ ना कुछ uses भी हैं. So one of the common uses of expansion is a thermometer. थर्मोमीटर जो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है, जिसमें या तो अल्कोहल होता है, मर्करी होता है। इन दिस बल्ब कंटेन्स ऑल द मर्करी दैट यू नीड इन द थर्मोमीटर। बट हाउ डज इट वर्क? जब आप इस थर्मोमीटर से कुछ मेजर करना चाहते हैं, इसको आप हॉट वाटर में डालो, वाटर का 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये अगर अभी रूम टेम्परेचर पे ये 20 पे है कॉलम, ये मर्करी यहाँ तक आया है, तो ये 80 तक कैसे जाएगा? मर्करी तो उतना ही है, हम ज्यादा मर्करी तो नहीं ऐड कर रहे हैं, तो ये हॉट टेम्परेचर पे रख के ये एक्सपेंड होगा। तो हमारा जो बल्ब है उसके अंदर जो मर्करी है, ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, वो एक मर्करी एक्सपैंड करेगा, मर्करी या अल्कोहल। when it expands, so where it has nowhere else to go but up this tube, so it travels up this tube, और जितना ज्यादा hot temperature होगा उसके हिसाब से उतना वो expand कर जाएगा। and you can calibrate the thermometer according to you can calibrate the scale of the thermometer according to its properties, right, according to the liquid, according to जो भी उसका temperature आपने measure करें। so that is the basic working principle of how the thermometer works. okay, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बायमेटेलिक स्ट्रिप। बाय का मतलब होता है टू, और मेटेलिक ऑब्वियसली मेटल। तो ये दो मेटल से ये स्ट्रिप बनी हुई होती है, थिन सी स्ट्रिप होती है। अब इस स्ट्रिप को हमने बनाया हुआ है, एक पार्ट है ब्रास का, ब्रास इज नॉट अ मेटल इटसेल्फ बट इज एन एलॉय ऑफ मेटल्स, एंड इनवार, ठीक है। सो इनवार और ब्रास जो है वो दोनों ही अलग अलग एलॉयज ऑफ मेटल्स हैं, बट दो अलग अलग मेटल से भी बन सकती है स्ट्रिप। तो ये ब्रास से बनी हुई है, इनवार से बनी हुई, इनको आपस में हमने स्टिक टुगेदर किया हुआ, सही है। बट द थिंग विद ब्रास इज, अब हर मटेरियल, हर सॉलिड एक्सपैंड तो करता है हीट होने पे, बट सम थिंग्स एक्सपैंड मोर देन द अदर्स। सो इन दिस केस इनवार एक ऐसा मटेरियल है जो कि कम एक्सपैंड करता है, जबकि ब्रास की प्रॉपर्टी ये है कि वो ज्यादा एक्सपैंड करता है सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे।
सो जब ब्रास ज्यादा एक्सपैंड करता है और इनवार जो है वो कम एक्सपैंड करता है, तो हमारी स्ट्रिप जो है वो ऐसे बेंड हो जाती है। जो चीज कम एक्सपैंड करती है वो हमेशा इस साइड पे होगी, जो कि मतलब जिसको जो जिसमें की कॉन्केव शेप आ रही है, और जिस चीज की कॉन्वेक्स शेप आ रही है जो कि बाहर की तरफ निकली हुई है, वो ज्यादा एक्सपैंड करने वाला मटेरियल होगा हमेशा। अब हाउ इज दैट यूजफुल, हाउ इज दिस यूजफुल, वेयर कैन इट बी यूज्ड? सो इट कैन बी यूज्ड इन दिस बायोमेटालिक थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट क्या चीज होती है? थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि कंट्रोल कर रहा है आपके हीटर को, आपके हीटिंग सिस्टम को, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को। वो क्या कर रहा है? कंट्रोल। कंट्रोल कर रहा है ऑटोमेटिकली। मतलब आपको जा जाके बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक टेम्परेचर बता देंगे यार इतना टेम्परेचर रूम में मेंटेन करना है, तो वो उसके हिसाब से हीटर को ऑन या ऑफ कर सकता है। सो उसके अंदर ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप यहाँ पे यूज हो रही है। अब ये कैसे यूज हो रही है समझो। देखो, जब आपका टेम्परेचर राइज करेगा, व्हेन टेम्परेचर राइजेस, व्हाट विल हैपन टू द बायोमेटेलिक स्ट्रिप? ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या करती है? बेंड हो जाती है। तो इस डायरेक्शन में बेंड होगी, यूं बेंड करेगी। जब ये बेंड करेगी तो ये जो दो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हो जाएंगे। ये वाली मेटल स्ट्रिप और ये वाली मेटल स्ट्रिप जो है ये ब्रेक हो जाएगी। तो जो करंट फ्लो कर रहा था पावर सप्लाई से, करंट ऐसे मेटल के अंदर से फ्लो करके इन कॉन्टैक्ट्स में से फ्लो करके आपके हीटर के अंदर करंट जा रहा था। लेकिन जब ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप ऐसे बेंड कर जाएगी तो इसके साथ ये कॉन्टैक्ट्स जो है ये भी ब्रेक हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हो जाएंगे तो आपका करंट नहीं जाएगा और आपका हीटर स्विच ऑफ हो जाएगा। सो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके आपका बायोमेटेलिक स्ट्रिप इतनी इनफ बेंड हो जाएगी कि आपके टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके खुद ही आपका थर्मोस्टेट स्विच ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि यार इतने टेम्परेचर पे आपका जो है वो ना स्विच ऑफ हो, आपका थोड़ा सा, आप रूम को थोड़ा और गर्म करना चाह रहे हो, आप रूम को थोड़ा सा और गर्म करना चाह रहे हो, तो आप इस कंट्रोल नॉब को घुमाओगे और ये कंट्रोल नॉब थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। आपकी कंट्रोल नॉब थोड़ी सी यहाँ पे आ जाएगी। अब कंट्रोल नॉब के बेंड होने से ये होगा, कंट्रोल नॉब के ऊपर जाने से ये होगा कि ये वाली मेटल स्ट्रिप जो है ये कंट्रोल नॉब पुश करती है, तो ये भी थोड़ी सी ज्यादा बेंड हो जाएगी। इसका मतलब है इन ऑर्डर फॉर द बायोमेटालिक स्ट्रिप टू बेंड इनफ कि ये कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हों दोबारा से, अब टेम्परेचर को ज्यादा राइज करना पड़ेगा, बायोमेटालिक स्ट्रिप को और ज्यादा बेंड होना पड़ेगा, क्योंकि ये मेटल स्ट्रिप भी थोड़ी सी टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हुई हुई है। सो यू कैन कंट्रोल व्हेन द थर्मोस्टेट स्विचेस ऑफ बाय मूविंग द नॉब अप एंड डाउन। अगर आप नॉब को नीचे मूव कर दोगे तो लोअर टेम्परेचर पे ही ये स्विच ऑफ हो जाएगा, और अगर आप इसको ऊपर सेट करोगे तो हायर टेम्परेचर पे आपका जो थर्मोस्टेट है वो स्विच ऑफ करेगा। तो और हमारे एक्सपेंशन के क्या यूजेस हैं? आपका गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है? एक मिनट रुको। गाड़ी के इंजन के अंदर सिलेंडर्स होते हैं, गाड़ी के इंजन के अंदर सिलेंडर्स होते हैं और पिस्टन्स होते हैं। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ अ सिलेंडर, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो इस इंजन के साथ मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट रुको। ओके, सो यहाँ पे मैं इंजन की पिक्चर जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ, सो यू कैन सी कि इंजन का एक सिलेंडर देखने में किस तरह का होता है। गाड़ी के जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसके अंदर एक सिलेंडर नहीं होता, इस तरह के यूजुअली 4 सिलेंडर्स होते हैं, कुछ गाड़ियों में 6 सिलेंडर भी होते हैं। सो ये जो इंजन है इसके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे सिलेंडर्स लगे हुए हैं, उसमें से एक सिलेंडर ये है। ये सिलेंडर काम कैसे करता है? आपके सिलेंडर के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर जाता है सबसे पहले। यहाँ पे सिलेंडर के अंदर यहाँ से फ्यूल इनटेक होता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर जा रहा है सिलेंडर के। ठीक है, सिलेंडर के अंदर ये येलो कलर का पिस्टन है, और पिस्टन जो है वो आपके क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है। क्रैंक शाफ्ट ऊपर या नीचे मूव किया करवाया जा सकता है। होता यह है कि आपका जब फ्यूल और एयर का मिक्सचर यहाँ से आता है, फिर स्पार्क प्लग जो है वो थोड़ा सा स्पार्क यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। अब आपका फ्यूल जो है, फ्यूल जो कि पेट्रोल है और एयर है उसका मिक्सचर है, जब उसको आप स्पार्क दोगे तो वो क्या करेगी? आपकी फ्यूल जो है वो इट विल ब्लो अप इनटू फ्लेम्स।
इट विल एक्चुअली इग्नाइट, एक एक्सप्लोजन होगी, मिनी एक्सप्लोजन होगी सिलेंडर के अंदर। एक्सप्लोजन होगी तो एकदम से बहुत सारी गैस जो है वो अंदर एक्सपैंड करेगी, गैस एक्सपैंड करेगी तो इस पिस्टन को वो नीचे पुश करेगी, पिस्टन विल मूव डाउन, द क्रैंक शाफ्ट विल बी पुश्ड डाउन फ्रॉम हियर एंड इट विल गो टू दिस काइंड ऑफ मोशन, ठीक है, जिससे फिर टायर्स वगैरह और आपके एक्सल वगैरह घूमता है। बट दैट्स वेयर द पावर इज कमिंग फ्रॉम, फ्यूल यहाँ पे आके बर्न हो रही है, वो फ्यूल जब ब्लो अप करती है तो पिस्टन नीचे पुश होता है, थोड़ी देर बाद पिस्टन अपने मोमेंटम की वजह से फिर वो जो फ्यूल का जो एग्जॉस्ट वगैरह का सारा मिक्सचर है, जो बर्न फ्यूल है, वो यहाँ से सारी वो गैसेस वगैरह यहाँ से एग्जिट हो जाती हैं ये वाले वेल्व से, फिर ये वाला वेल्व दोबारा क्लोज हो जाता है और उसके बाद ये वाला वेल्व दोबारा ओपन होता है, फिर यहाँ से और फ्यूल आती है, यहाँ पे और ज्यादा फ्यूल बर्न होती है, फिर पिस्टन दोबारा नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर आता है, फिर यहाँ से फ्यूल निकलती है। ये प्रोसेस क्विकली रिपीट होता रहता है, एक सेकंड में ये चीज हजारों दफा हो रही होती है। इन 1 second this happens thousands of times, this is a very fast process that happens over and over and over again। but हो क्या रहा है यहाँ पे, एसेंशियली एक गैस है जो कि हीट होने की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड करने की वजह से पिस्टन नीचे मूव होता है और फिर वापस जो है वो ऊपर आते हैं जब गैस कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो वो जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस है उसी की बेसिस पे सारा इंजन आपका काम कर रहा है। हॉट एयर बलून्स के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये बलून के अंदर जो एयर है उसके नीचे एक बहुत बड़ा फ्लेम जल रहा है, तो अंदर जो बलून के एयर है वो हॉट है, बलून के आसपास जो बाहर में एयर है वो कोल्ड है। तो हॉट एयर नेचुरली कहां जाएगी, हॉट एयर इज लाइट वेट, इट इज लेस डेंस, हॉट एयर विल राइज एंड द बलून विल राइज विद इट, राइट। अगर आपको बलून को ज्यादा ऊपर लेकर जाना है, आप अपना फ्लेम ज्यादा हॉट कर दोगे, अगर आप इस फ्लेम को हल्का कर दोगे तो फिर बलून आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ हॉट एयर बलून्स वर्क। बट यही बता रहा हूँ कि ये कोई सारी लिस्ट ऑफ यूजेस नहीं है, इसमें से यस ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यस बायोमेटालिक और थर्मोमीटर इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर ऑब्वियसली टन्स एंड टन्स ऑफ यूजेस ऑफ एक्सपेंशन इन डेली लाइफ। अब आपको इस चैप्टर में फर्दर ये पता होना चाहिए कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के अंदर सबसे कम कौन एक्सपैंड करता है, सॉलिड सबसे कम एक्सपैंड करते हैं। लिक्विड्स सॉलिड से 10 गुना ज्यादा या 7 गुना ज्यादा रफली ज्यादा एक्सपैंड करते हैं, और गैसेस जो हैं वो लिक्विड के मुकाबले में भी 16 to 15 टाइम्स ज्यादा एक्सपैंड करती हैं जनरली। So solids expand the least, liquids expand more than solids, and then gases expand the most out of them. All right? आखिरी जो सवाल है हमने जो इस चैप्टर में करना है, ये वाले जो सारी चीजें ये वो हैं जो सिलेबस से अब निकल चुकी हैं, तो इनको मैं अब नहीं करवा रहा। फ्यूजन वाले और लेटेंट हीट की जो कैलकुलेशंस हैं वो अब निकल चुकी हैं। Last thing in this topic is this question that comes up in past papers very often. So what you have here is a liquid that has gone through this narrow tube. ये हमने फ्लास्क के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, पानी है सपोज कर लो, और वो यहाँ तक पानी का लेवल पॉइंट x तक राइज हुआ है। मैं जब हीट करूंगा पानी को नीचे से, तो मेरा ये लिक्विड लेवल कहाँ जाएगा, हुज़ैफा बता सकते हो, लिक्विड लेवल कहाँ जाना चाहिए? Should it rise or should it fall? What should happen? जनरली हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या ख्याल है? इट विल राइज, यही होगा ना, क्योंकि पानी एक्सपैंड करेगा, पानी एक्सपैंड करेगा तो लिक्विड लेवल राइज करेगा। बट इंटरेस्टिंगली इनफ व्हाट हैपेंस इज दैट द लिक्विड लेवल ड्रॉप्स फर्स्ट एंड देन इट राइजेस, थोड़ा सा ड्रॉप करता है फिर उसके बाद इवेंचुअली राइज ही करता है। बट द क्वेश्चन इज कि व्हाई डज इट ड्रॉप फर्स्ट एंड देन राइज? अब इसके बारे में जरा आप सोचें बेटा, जब आपने हीट किया तो हीट से वाटर को तो नहीं जा रही डायरेक्टली, हीट तो ग्लास भी हो रहा है, ग्लास भी हीट अप हो रहा है, और ग्लास को पहले हीट मिल रही है। सर वही है, जो एनर्जेटिक वो होंगे वो ड्रॉप ऑफ करेंगे। क्या एनर्जेटिक वो होंगे? एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ड्रॉप क्यों करेंगे? ये सोचो कि देखो ग्लास भी एक्सपैंड हो सकता है ना, वाटर भी एक्सपैंड हो जी। सकता है और ग्लास भी एक्सपैंड हो सकता है। पहले कौन एक्सपैंड करेगा, ग्लास या वाटर? पहले वाटर एक्सपेंड होगा, ओ ग्लास एक्सपेंड होगा। हीट आप नीचे से दे रहे हो, ग्लास को पहले हीट मिल रही है, ग्लास एक्सपैंड्स फर्स्ट, विच मींस कि अगर ग्लास एक्सपैंड कर रहा है पानी से पहले, तो पहले पानी का लेवल ड्रॉप करना चाहिए। अब पानी का लेवल शुरू में इसलिए ड्रॉप होता है, लेकिन इवेंचुअली पानी भी जब हीट अप हो जाएगा और ग्लास भी हीट अप हो जाएगा, ज्यादा कौन सी चीज एक्सपैंड करती है, लिक्विड्स ज्यादा एक्सपैंड करते हैं या सॉलिड्स? लिक्विड, ओ गैसेस। लिक्विड्स, सॉलिड्स, गैसेस तो है ही नहीं ना यहाँ पे, सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं। हाँ लिक्विड। आपका वाटर ज्यादा एक्सपैंड करेगा ग्लास से, देर से करेगा लेकिन ज्यादा एक्सपैंड करेगा, तो इवेंचुअली वाटर लेवल ऊपर ही राइज ही करेगा।
बट क्या हुआ था, इनिशियली थोड़ा सा ड्रॉप आया और उसके बाद इवेंचुअली इट स्टार्ट्स राइजिंग. सो तो ड्रॉप का वो क्या लिख सकते हैं रीजन? ग्लास एक्सपैंड फर्स्ट, सो बिकॉज ग्लास पहले हीट अप हो रहा है तो पहले वाटर का लेवल ड्रॉप करते हैं. उसके सही. बाद आप बोलोगे वाटर एक्सपैंड्स लेटर बट इट एक्सपैंड्स मोर देन द ग्लास, देयरफॉर द वाटर लेवल विल इवेंचुअली राइज. ओके, सो मैंने इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है. एनीवे, सो दिस इज बेसिकली द होल चैप्टर. अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया. इस चैप्टर में हमने जो जो चीजें कवर की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और आप एक दफा क्विक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए. ओके, लेट्स गो थ्रू ऑल ऑफ दिस. देखो अब ये पूरा चैप्टर गो थ्रू करो. क्या हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं या नहीं किए? जल्दी. सारे पॉइंट्स को गो थ्रू कर लो एक दफा आराम से एंड देन वी विल एंड द क्लास. सर जी बेटा. इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला तो दूसरा है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वही फॉर्मूला है, सिर्फ रीअरेंज हुआ, उसमें सी को सब्जेक्ट बनाया है. अच्छा. ऑल राइट, सो Yes. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम इसके पास पेपर्स करेंगे और काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर के भी पार्टिकल हम पास पेपर्स करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, हाफिज़.